गुड मॉर्निंग भैया भाभी। गुड मॉर्निंग। भाभी आप नीचे सो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वो शिखा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए बस नीचे सो रही थी। अच्छा ओके, मैं आरती देने आई थी भैया। ब्रेकफास्ट रेडी है, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, फिर खाना लगवा देते हैं बाहर। ठीक है। माँ, आरती। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है। माँ, मैं अभी रूम में गई ना भैया और भाभी को आरती देने, तो भाभी नीचे बिस्तर डाल के सो रही थी और भैया बेड के ऊपर, दोनों अलग अलग। मुझे समझ में नहीं आया, अजीब सा लगा। तो जब मैंने भाभी से पूछा ना कि आप नीचे क्यों सो रहे हो, उन्होंने कहा मेरी कमर में दर्द है। तो मुझे लगा नहीं कि वो सच बोल रहे हैं, अजीब सा लगा मुझे। आप एक काम करो ना, भैया से बात करो ना, क्या बात है। वो अभी अभी नई नई शादी हुई है और इस तरह से अलग अलग सो रहे हैं। तेरे भैया से? ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो नीचे क्यों हो रही थी? बात करूंगी तो पता चल जाएगा। किशन बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बताओ। तू मुझे एक बात बता कि हमने तेरी शादी करके कोई जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले मैं जो तुझसे पूछ रही हूँ सिर्फ उन बातों का जवाब दे। तुझे बहू पसंद तो है ना? हाँ माँ, मुझे रिद्धि पसंद है। तो फिर तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो बेटा, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर बहू नीचे बिस्तर लगाकर क्यों सो रही थी? वो शिखा ने मुझे बताया, वो तुम्हारे कमरे में आई थी तो उसने सब देख लिया था। देख बेटा, अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो तुम मुझे बता सकता है। माँ हूं मैं तेरी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों ऐसे अलग अलग रहो, अलग अलग सो। क्या बात है? मम्मी, आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है, रिद्धि हमेशा नीचे सोती है। उसका कहना है कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, उसके घर वालों ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, तब उसने शादी करी। वो हमेशा नीचे ही सोती है। मैंने उसको कई बार बोला, उसको समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं है। और मम्मी, मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत ज़बरदस्ती या उसको फोर्स करके नहीं कर सकता। तो बस यही बात है मम्मी। पर बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। मम्मी, आपकी बात सही है, पर मैं क्या करूं, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता ना। मैंने उसको इवन इतना भी बोला कि भाई तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाया करूंगा, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि ये घर तुम्हारा है और पहले हक तुम्हारा बनता है, तुम ऊपर सो, मैं नीचे सो जाऊंगी। उसकी बात भी सही है। अब उसके लिए ये घर नया है, से हमारे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, तो उसे थोड़ा समय दे, समय के साथ वो ढल जाएगी। बाकी मैं उससे एक बार बात करके देखती। ठीक है। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही बैठी हुई थी बस। अच्छा बेटा, एक बात बता कि तुझे हमारा परिवार कैसा लगा? तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ मम्मी जी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, वो तू थोड़ा उदास उदास रहती है ना, बस इसलिए पूछ रही थी। वैसे मेरा बेटा तुझे पसंद तो है ना? वो बेटा, मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि
शिखा ने मुझे बताया कि तुम दोनों अलग अलग सो रहे थे, तू नीचे फर्श पर सो रही थी। देख बेटा, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती है। मैं सास नहीं हूं तेरी माँ की तरह हूं। तो तुझे संकोच करने की जरूरत नहीं है, तू बेझिझक मुझे बता सकती है। क्या बात है बेटा? देखिए मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मुझे कृष्ण पसंद नहीं है। पर आप खुद सोचिए ना, जिस इंसान को मैंने अपनी शादी में देखा है, उस इंसान के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल कैसे हो जाऊं मैं? इसीलिए बस थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है मुझे, और कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी बात अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था। पर एडजस्ट होना इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और यहाँ तो तेरे सामने तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ है। अगर तुझे मुझसे कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, या तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो तुम मुझसे पूछ सकती है। देख बेटा, मैं मानती हूं कि ये घर तेरे लिए नया है, ये परिवार नया है, पर तुझे हम लोगों को भी तो समझना पड़ेगा ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत प्यार से ही होती है। और प्यार का क्या है, जब तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ समय बिताओगे, तो वो भी हो जाएगा। वैसे बेटा तू चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर कभी भी तुझे मुझसे कुछ भी पूछना हो तो तू पूछ लेना, कोई भी बात अपने मन के अंदर मत रखना। जी मम्मी जी, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बस जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। वैसे मैं चाह रही थी कि तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ, क्योंकि बाहर घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे के साथ समय गुजारोगे, तो तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त नहीं लगेगा। तो मैं किशन से बात करूं? जी मम्मी। कैसे शर्मा रही है। वैसे तू हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, तो उदास मत रहा कर। अब तो आराम कर, मैं किशन से बात करती हूँ। जी साहब, ये पर्स मुझे बाहर मिला है, पता नहीं किसका है, इसमें 10,000 रुपए हैं। ठीक है, आप जाइए, अगर किसी का होगा तो मैं उसे दे दूंगा, और आपसे पूछने आए तो अंदर भेज देना। ठीक है साहब। हेलो, हेलो तरुण, वो ऑफिस की टेबल पे ना मेरा पर्स रह गया है और उसमें 20,000 रुपए, तो तू संभाल के रख लियो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में लेने। अरे हाँ मेरे पास ही है, चिंता मत कर, तू आ जा और ले जाइए। यशो, ये पर्स ना लक्ष्य का है और वो कह रहा है कि पर्स में 20,000 रुपए और कुछ जरूरी कागज है, लेकिन आंटी ने मुझे बताया 10,000 रुपए हैं। बाकी के 10,000 रुपए गए कहाँ? सर मुझे लगता है ना, ये जो आंटी आपको पर्स देने आई है ना, वो जो बता रही है कि इसमें 10,000 रुपए, ये पक्का उन्होंने ही पैसे चुराए। अरे नहीं, आंटी ऐसा काम नहीं कर सकती, वो हमारे ऑफिस में कई सालों से काम कर रही है। सर पैसा देख के ना सबका ईमान डगमगा जाता है, और आपको इसने खुद ही तो बताया कि इन्होंने पर्स खोल के देखा है कि इसमें 10,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि बाकी के पैसों की चोरी इन्होंने ही की है। आप इन्हें बुलाइए और सीधा सीधा पैसे वापस लीजिए। मेरा मन नहीं मान रहा कि ये ऐसा कर सकते। सर आप हर किसी पे ना इजीली भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मुझे ना हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरे गरीब लोग होते हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं वहाँ इनका ईमान डगमगा ही जाता। सर लक्ष्य हमारे ऑफिस का क्लाइंट है, अगर उन्हें पता चलेगा हमारे ऑफिस में ये सब कुछ होता है तो वो कोई डील नहीं करेंगे हमसे। तो प्लीज आप उन्हें बुलाइए और उन्हें बोलिए कि पैसे वापस करें। बुला कर, जिसका ये पर्स है उसका मेरे पास अभी फोन आया है, वो कह रहा है कि मेरे पर्स को संभाल कर रखना, इसमें 20,000 रुपए हैं, लेकिन आपने बताया कि इसमें 10,000 रुपए, बाकी के 10,000 रुपए कहाँ पर है? 20,000?
साहब आपकी कहने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपए मैंने निकाल लिए हैं? हाँ, तुमने ही निकाले हैं, क्योंकि तुमने ही हमें आके बताया कि इसमें 10,000 रुपए हैं। पर मैडम जी, मैंने पैसे नहीं निकाले। अच्छा, तो फिर किसने निकाले हैं? क्योंकि तुमने खुद बोला कि तुमने पर्स खोल के देखा और उसमें 10,000 रुपए थे, तो तुमने सोचा बाकी के 10,000 रुपए मैं चुरा लेती हूँ। साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्स मैंने इस वजह से खोला था क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कोई फोन नंबर या कोई पता होगा, पर सारे कागज अंग्रेजी में है, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने पैसे गिनकर देखे तो 10,000 थे, इसलिए मैंने आपको लाकर दे दिया, पर मैंने पैसे नहीं निकाले। इतना अच्छा बनने की ना कोशिश मत करो, और प्यार से कह रहे हैं जो पैसे निकाले हैं वो सर को वापस कर दो, सर कुछ नहीं कहेंगे। देखो मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। देखिए, पर्स आपको मिला है और आप बोल रहे हो कि इसमें 10,000 रुपए है। जिसका पर्स है उसने कहा है 20,000 रुपए है। अब 20,000 रुपए तो मुझे पूरे करने पड़ेंगे ना। अब ये पैसे आपकी सैलरी में से कटेंगे। नहीं साहब, देखिए आप ऐसा मत करिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। आप कुल 5,000 रुपए मुझे देंगे तो मैं अपने महीने का गुजारा कैसे करूंगी? इसी तनख्वाह से मेरा घर चलता है। ये तो आपको पैसे निकालने से पहले सोचना था। आई एम सॉरी यार, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मेरा पर्स ये ले, देख ले, पूरे 20,000 रुपए हैं। 20,000 रुपए? अरे नहीं, अरे इसमें 10,000 रुपए थे। वो क्या हुआ ना, सुबह मैंने 10,000 रुपए अपनी वाइफ को दे दिए थे और गलती से तुझे बोल दिया था फोन पे कि इसमें 20,000 रुपए है। वैसे इसमें 20,000 रुपए पूरे कैसे हो गए? वो क्या है कि तेरा फोन आया मेरे पास, तूने कहा कि 20,000 रुपए हैं। आंटी ने तो मुझे बताया था जब ये पर्स दिया था कि 10,000 रुपए है साहब इसमें, लेकिन मुझे लगा कि 10,000 रुपए आंटी ने निकाल लिए, तो इसलिए तेरे पर्स में 10,000 रुपए मैंने डाले। अरे नहीं, इसमें मेरे 10,000 रुपए थे और ये ले अपने 10,000 रुपए। और आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और हाँ, मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मैं तेरे से शाम को आके मिलता हूँ। ठीक है आंटी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आंटी जी, आप प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आप पे बहुत गलत इल्जाम लगाए हैं। प्लीज आई एम सॉरी। नहीं साहब, आप दोनों की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है क्योंकि मैं गरीब हूँ, और गरीब लोग ना गलती पे गलती करते ही जाते हैं। सबसे पहली गलती कि हम जैसे लोग बहुत गरीब हैं। मेरी दूसरी गलती कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। मुझे लगता है कि जहां मैं काम करूं पूरी ईमानदारी से करूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ईमानदारी का मुझे यही नाम मिलेगा। और आपको पता है, जब भी कभी कुछ भी होता है, कहीं चोरी होती है या कोई गलती हो जाती है, तो सारा इल्जाम गरीबों पर ही आता है, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि ये लोग गरीब हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। लेकिन साहब, हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। आज तक मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। आपके ऑफिस में काम जरूर करती हूँ पर पूरी ईमानदारी से करती हूँ। पर माफ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। साहब, काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि काम छोड़कर जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। पर आज के बाद कुछ भी बात बोल रही हो तो थोड़ा सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि हम लोग भी अपनी इज्जत रखते। चलती।